हेलो गाइस, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए फर्स्ट हमें प्रोस्पेक्टस का मीनिंग सब मतलब छोटा उसका डेफिनेशन वगैरह पता होगा। इसके बारे में काफ़ी वीडियोस पहले डाल चुके हैं। इसके छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, डीम प्रोस्पेक्टस हो गया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, वो डल चुके हैं। तो आई नो आपको मीनिंग तो इसके उन वीडियोज़ से पता चल ही गया होगा, ठीक है। वी नो दैट अ प्रोस्पेक्टस इज इशू टू द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस किस लिए इशू किया जाता है पब्लिक को, ताकि वो हमारे शेयर्स को ख़रीदें और हमारे मतलब कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है, एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी इन सम साउंड ऑफ अंडरटेकिंग। हर बंदा जो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है वो एक सेफ़ जगह पे, मतलब साउंड माइंडेड कंपनी हो। ये नहीं है कंपनी कल को डूबने वाली है और हम उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। साउंडनेस ऑफ अ कंपनी कैन बी नो फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। और जो कंपनी की साउंडनेस है वो हमें कैसे पता चलती है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस से। थस द प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज द ट्रू नेचर ऑफ कंपनी एक्टिविटीज़। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कंपनी के ट्रू नेचर को डिस्क्लोज करता है कि कंपनी की मेन मतलब एक्टिविटीज़ है क्या। डिस्क्लोज द ट्रू नेचर ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज़ विच इनेबल द पब्लिक टू डिसाइड। जो पब्लिक को हेल्प करती है डिसाइड करने में वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन मनी इन द कंपनी, कि उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन फैक्ट द पब्लिक इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कंटेंड इन प्रोस्पेक्टस। और जो पब्लिक है वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ के उसके ऊपर अपना पूरा फेथ ट्रस्ट दिखा के कंपनी में ना पैसे इन्वेस्ट कर देती है उसकी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। बट कई बार होता है ना, इंफॉर्मेशन गलत निकल आती है। ठीक है, तो उन्होंने जिसने प्रोस्पेक्टस देखा उसने तो पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, बट सेक्शन 56 लेज डाउन दैट एवरी प्रोस्पेक्टस इशू बाय और बिहाफ ऑफ अ कंपनी। एक तो होता है बाय बिहाफ ऑफ अ कंपनी और एक होता है बाय बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन या इंटरेस्टेड इन कंपनी फॉर्मेशन। जो दूसरा बंदा कोई इंटरेस्टेड है, इसमें हम दो पॉइंट देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फर्स्ट होएगा स्टेट दैट मैटर्स। इसमें हम सारे मैटर्स देखेंगे, स्पेसिफाई होगा जो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड। स्टेट द मैटर्स स्पेसिफाई इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड। और दूसरा होगा सेट आउट द, इसमें हम देखेंगे रिपोर्ट्स। इसमें हम देखेंगे मैटर्स, इसमें हम देखेंगे रिपोर्ट्स। ये पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड था, ये पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड ही है। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के बोथ को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 शैल इफेक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल सेकंड। देन इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल सेकंड। हमारे 3 पार्ट्स बने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब हम इसको पार्ट वाइज रिवाइज पढ़ स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अंडर सेक्शन 26 एंड रूल्स 3 एवरी प्रोस्पेक्टस शैल बी डेटेड एंड साइंड। जो हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टस इशू होंगे वो डेटेड और साइंड होने चाहिए। ये नहीं है कि उसके ऊपर डेट ही नहीं है। ठीक है, देन हमारे आगे है मैटर्स। फर्स्ट हमने पॉइंट रीड किया था ना, मैटर्स जो आते थे हमारे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड। तो ये देखो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड में हमारे फर्स्ट आ रहे हैं मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस। मैटर्स क्या क्या होते हैं? इसमें हमारी जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है। मैटर्स में कौन कौन सी? फर्स्ट पॉइंट देखो, डिटेल्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की सारी डिटेल, जैसे उसका नेम, कि उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो सारी मांगी जाती है इसमें। ठीक है, डिटेल ऑफ सिग्नेटरीज़, कि हमारी कंपनी में कितने सिग्नेटरीज़ हैं, कौन कौन सिग्नेचर करने का किस किस को राइट है, कि अगर हमें कल को ज़रूरत पड़े तो एक सिग्नेटरी कहीं बाहर गया हुआ है तो क्या हम किसी और से सिग्नेचर करवा सकते हैं या नहीं। डिटेल ऑफ द डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के मैटर्स में। ठीक है, डिटेल ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कि ये भी डिटेल्स होनी चाहिए कि कंपनी कितने शेयर्स को ऑफ़र कर रही है। ठीक है ना, कितने को ऑफ़र करेगी और उसमें से कितने इशू करेगी। ऑफ़र एंड द इशू एज वेल है, कितने ऑफ़र करेगी और उसमें से कितने इशू करेगी। और ये भी पता होना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने लोगों को वोटिंग का राइट है कंपनी में। ठीक है, जिसके पास कंपनी में वोटिंग राइट ही नहीं है फिर उस बंदे से कोई खास मतलब लेते नहीं है। देन नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। देन उसमें हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी बताना होता है मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस में। द नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन। फर्स्ट होता है ना, हम एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। फिर देन अलॉटमेंट, वही बता रखा है कि वो भी प्रोस्पेक्टस में उन्हें बताना चाहिए कि अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट एंड और फर्दर कॉल्स।
कि हमें किस किस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी सारा डिस्कस होना चाहिए। अंडर राइटर्स ऑफ द इशू कि इशू अंडर राइटर्स कौन है उसके, वो भी बताना चाहिए। ऑडिटर्स के बारे में भी डिस्कस किया होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस के मैटर्स हैं जो छोटे छोटे, मतलब कंपनी के सारे बंदे मेन हो गए कि कौन कौन से बंदे होते हैं, अंडर राइटर्स, ऑडिटर्स। देन ऑडिटेड रिपोर्ट, जो उनकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की ऑडिटेड रिपोर्ट होएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो भी होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के मैटर्स में। और डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इश्यूज़ की, कब कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, कब डिस्क्लोज कर रही है, उसकी डेट भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की होनी चाहिए। अ स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, अगर उनके सेपरेट बैंक अकाउंट है उसकी रिपोर्ट भी देनी चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं या कम है, कंपनी के एसेट कैसे हैं, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखना चाहे मेन होता है, ठीक है। देन डिस्क्लोज ऑल दी नॉमिनीज, सोर्स ऑफ दी प्रोमोटर्स, और ये कंपनी के जितने भी नॉमिनीज है सब प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज होने चाहिए। ये नहीं है कि कल एक आधा नॉमिनी हमने बताया नहीं है तो वो जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो उसी का एनिमी है, दुश्मन है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सारे मैटर्स डिस्क्लोज होने चाहिए इसमें, ये नहीं है कि हमने कोई मैटर छुपा दिया, ठीक है। डिटेल ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़, जो हमारे डिफ़ॉल्ट्स हैं, कोई हमने अगर नॉन पेमेंट है उसकी भी डिटेल सारी होनी चाहिए, ठीक है। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो ऑडिटर है उसका नेम और उसका एड्रेस भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं हमने अभी पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल सेकंड किया था, देन हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड। इसमें हमारा क्या आ जाता है, ये देखिए पहले हमने पढ़ा था ना पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सेकंड, इसमें हमारे सारे मैटर्स आ गए, मैटर्स में हमने सारे उसके बंदों की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया। देन नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड, इसमें हमारी फर्स्ट आती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन आप सबको पता है कौन कौन सी होती है, उसका नेम, एड्रेस, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, उनको लीगली एडवाइस कौन करता है, मतलब उनका लॉयर वगैरह, लीड मैनेजर्स कौन है, ऑडिटर कौन है, बैंकर्स ऑफ द टू द कंपनी कौन है, जर्नल इन्फॉर्मेशन जो होती है कंपनी के रिलेटेड, ठीक है। देन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, जितने भी उनके अंदर बड़े उन्होंने बंदे ये वाले रख रखे थे लीगल एडवाइज़र, इन सबका कंसेंट भी होना चाहिए, ठीक है। सबकी कंसेंट इन रिटर्न फॉर्म उसमें एक मतलब लगा देना चाहिए, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, एडवोकेट, मैनेजर ऑफ इशू, बैंकर्स टू द कंपनी और एक्सपर्ट्स, सबके कंसेंट होने चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने मेन उनकी एडवाइस के लिए रख रखी है। मतलब अगर उन्हें कोई भी किसी सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लीगल एडवाइज़र अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो इससे पूछेंगे, सबके लिए सबका कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। देन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन्ड, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की मतलब कॉपी लगानी चाहिए इसमें, ठीक है। और अगर चेंज इफ़ एनी इन डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, जैसे हमारा प्रोस्पेक्टस ना मोस्टली 5 years आई थिंक होता है, तो जो डायरेक्टर है अगर हम पिछले 3 साल में हमने कोई भी डायरेक्टर या ऑडिटर चेंज किया है तो हमें उसका रीज़न बताना होगा, ठीक है। देन प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट, एंड उसका प्रोसीजर क्या है जो हमें शेयर्स अलॉट किए जाएंगे वो भी उसमें डिस्कस करना होता है कि प्रोस्पेक्टस में हमें जो शेयर्स हैं वो किस तरह से अलॉट किए जाएंगे भाई, ठीक है। देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसी में ही पार्ट सेकंड में ही, फर्स्ट था जनरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड आता है हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन सेकंड है फाइनेंशियल में रिपोर्ट बाय द ऑडिटर्स, रिपोर्ट करेंगे ऑडिटर्स। A report by the auditors of the company as regards its profit and losses and assets and liabilities of the company। इसमें ऑडिटर्स क्या रिपोर्ट करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की और एसेट एंड लाइबिलिटी की, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की और उसकी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की क्या रिपोर्ट है वो बताएंगे। देन नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड इफ़ पे बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर, रेट क्या है डिविडेंड का और कितना कंपनी के द्वारा पिछले 5 सालों में पे किया गया है, ठीक है। रेट क्या है डिविडेंड का और पिछले 5 सालों से प्रोसीडिंग 5 years पे बाय कंपनी कितना पे हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट रिपोर्ट बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के द्वारा कौन कौन सी पिछली हमारी थी रिपोर्ट बाय द ऑडिटर, अब रिपोर्ट कौन कर रहा है अकाउंटेंट, ठीक है। अ रिपोर्ट बाय द अकाउंटेंट ऑन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, अब अकाउंटेंट है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द प्रोसीडिंग 5 year, पिछले 5 years में कंपनी को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, एंड ऑन द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस,
ऑन द डेट विच शैल नॉट बी मोर देन, और एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताएगा विच शैल नॉट बी मोर देन, जो कि 120 डेज, जब प्रोस्पेक्टस हमारा इशू हुआ उससे पहले 120 डेज से ज़्यादा के पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसीडिंग एंड ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड ऑन अ डेट विच शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज बिफोर द डेट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की इशू होने से 120 दिन पहले की होनी चाहिए मतलब, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्टैट्यूटरी एंड अदर इंफॉर्मेशन। स्टैट्यूटरी एंड अदर इंफॉर्मेशन में क्या है? स्टैट्यूटरी एंड अदर इंफॉर्मेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकरेज, डेट ऑफ अलॉटमेंट, क्लोजिंग डेट, डेट ऑफ रिफंड, ऑप्शन टू सब्सक्राइब, मटेरियल कंट्रैक्ट। इसमें ये वाली सारी अदर इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब अंडरराइटर्स की कमीशन कितनी है, ब्रोकरेज कितनी है, अलॉटमेंट की डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, डेट ऑफ रिफंड क्या है, ऑप्शन क्या है सब्सक्राइब करने का, मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंस्पेक्शन क्या है डॉक्यूमेंट की, आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट इन द प्रोस्पेक्टस। यहाँ तक था हमारा पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड। अब आता है हमारा पार्ट थर्ड ऑफ शेड्यूल सेकंड। इसमें क्या है देखो, एवरी पर्सन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल बी डीम्ड टू बी अ वेंडर। हर पर्सन जो भी इस प्रोस्पेक्टस में उसको मतलब वेंडर ट्रीट किया जाएगा, who has entered into any contract absolute or conditional for the sale or purchase of any property to be acquired by the company। कोई भी पर्सन है, अगर वो कंपनी में कुछ भी आ रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एब्सोल्यूट या कंडीशनल आ रहा है फॉर द सेल और परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो हम उसको कंपनी का ही मतलब समझे, ठीक है। तो आगे है इन एनी केस वेयर द परचेज मनी इज़ नॉट फुल्ली पेड। इसमें 2-3 केस हैं, जैसे फर्स्ट में है परचेज मनी इज़ नॉट फुल्ली पे एट द डेट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, अगर परचेज मनी फुल्ली पेड नहीं है। सेकंड में परचेज मनी इज़ टू बी पे और सेटिस्फाई होल और इन पार्ट्स, परचेज मनी फुल्ली पेड अप है, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वे ये डिपेंड करता है इसकी वैलिडिटी पे कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, उसी अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट होएगी ना। अगर तो एट ए टाइम पेमेंट है तो उसी टाइम हो जाती है, जैसे सेटिस्फाई हो गया, और दूसरे में है तो वो पार्ट्स में भी कई बार हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेक्लेरेशन, दैट ऑल द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड गाइडलाइंस इशू बाय गवर्नमेंट। सारे रेलेवेंट प्रोविजंस के एक्ट हैं जो 1956 और जो गाइडलाइंस की इशू की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा हैव बीन कंप्लाइंट विद एंड नो स्टेटमेंट मेड इन प्रोस्पेक्टस इन कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी होता है खिलाफ, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, रूल्स है, कोई प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसके खिलाफ हो, कॉन्ट्रेरी मतलब उसके खिलाफ हो, ठीक है। जो कुछ भी प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है ना, वो सब कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा होता है, कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं लिखा होता, ठीक है। और जो प्रोस्पेक्टस है शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द डायरेक्टर्स, जो प्रोस्पेक्टस है वो डेटेड और साइंड भी होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट बाय एक्सपर्ट। अब इसमें देखो, जैसे एक प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में अगर हम एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, जैसे कोई एक्सपर्ट एक बंदा है बट उसका हमारे बिजनेस के साथ कोई लिंक नहीं है, लेना देना ही नहीं है, वो हमारे बिजनेस में उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, ऐसे किसी बंदे की अगर एक्सपर्ट बंदे की अगर हम अपनी कोई स्टेटमेंट अपने प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। एक्सपर्ट्स टू बी अनकनेक्टेड विद द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। एक्सपर्ट्स कौन से? जो हमारी कंपनी के साथ अनकनेक्टेड हैं, उनका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेयर अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट। अगर प्रोस्पेक्टस में हम स्टेटमेंट इंक्लूड करेंगे जो कि एक्सपर्ट के थ्रू बनाई गई होगी, ही शैल नॉट बी इंगेज्ड, जिसका कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं होगा, और इंटरेस्टेड इन दी फॉर्मेशन, इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, उसका कोई प्रमोशन से लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट से लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन क्या पड़ेगा? दी एक्सप्रेशन एक्सपर्ट इंक्लूड ऑन इंजीनियर, अकाउंटेंट। और एक्सपर्ट कौन हो सकता है? एक्सप्रेशन एक्सपर्ट का कौन हो सकता है? इंक्लूड हो सकता है इसमें कोई भी इंजीनियर, कोई भी अकाउंटेंट एंड एनी अदर पर्सन हु, जिसका प्रोफेशन उसे अथॉरिटी देता है कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे। काफ़ी प्रोफेशंस होते हैं उनमें ये नहीं होता कि वो किसी और कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे दें, बट कोई ऐसा एक्सपर्ट जिसका प्रोफेशन उसे अथॉरिटी देता है स्टेटमेंट देने के लिए, वो अपनी एडवाइस एक्सपर्ट अपना मतलब रिटर्न देगा। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट में एक्सपर्ट की कोई स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो प्रोस्पेक्टस बहुत इफेक्टिव हो जाता है,
ठीक है। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही है। कुछ भी प्रॉब्लम डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करना।